गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर रागिनी और अयान दोनों कोर्टयार्ड मैरिट में बैठे रहते हैं और जहां पर कुछ सिग्नल्स आने लगते हैं और जिनकी फोटोज तक कैप्चर कर ली जाती है उस मेडिकल इंस्टीट्यूट के कुछ मेंबर्स से जो ड्रग सप्लाई करने का रैकेट चला रहे रहते हैं, उनके थ्रू ये सब कुछ हो जाता है। फिर यहाँ से थोड़ी देर में उनको एक सिग्नल आता है जिसमें वो बोलते कि आप जा सकते हैं। तो रागिनी माया को कॉल करते हुए बोलती कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो माया कहती मुझे पता था कोई भी नहीं आएगा, बट यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो जिसमें जेसिका बोलती है अब क्या प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो कहती हैं कि उन लोगों ने इनकी फ़ोटोज़ कैप्चर करी होगी और अब ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि ये कौन से डॉक्टर्स हैं और कहाँ से। मेडिकल इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कि ये डॉक्टर रियल है या फेक है, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से फाइंड आउट करेंगे। और अब हमें इनका फेक तरीके से बनाना पड़ेगा जो ओरिजिनल दिखे और वही साइट पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। और ये काम और कोई नहीं कर सकता है सिवाय नंदिता के। तो तुरंत नंदिता को कॉल करो और सर्वर को हैक करने के लिए बोलो और थोड़े टाइम के लिए शट डाउन करने को बोलो, तब उसे हम ये चीज़ें करने के लिए बोलेंगे। तो जेसिका बोलती तुम कितना फास्ट क्या बोल रही हो, मेरे सर के ऊपर से गया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तुमने क्या बोल दिया माया, क्या बोल रही हो तुम, सर्वर हैक करना है, फेक है वगैरह। तो वो बोलती ओके ओके, मैं भूल गई थी कि मुझे तुम्हें उस तरीके से समझाना पड़ेगा। ओके फाइन। जब तुम्हें किसी के बारे में वेरिफिकेशन करना होता है तो क्या करते हो? तो हमें वेरिफिकेशन करना होता है, हम उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। एग्जैक्टली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या चेक करते हो? माया पूछती है जेसिका से। तो जेसिका बोलती है लाइक कि वो उसकी मार्कशीट रियल है कि नहीं, उसने जो डिग्री ली है वो रियल है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। तो माया बोलती है एग्जैक्टली। तो अब इन लोगों ने ये जो फ़ोटोज़ कैप्चर करी है वो ये फ़ोटोज़ को अपने सर्वर पे डालेंगे और उसी के मैचिंग में कोई ना कोई डॉक्टर निकलना ही चाहिए। और अगर वो नहीं निकला तो ये रियल में पता चल जाएगा कि ये फेक है, तो वो इसे फाइंड आउट कर लेंगे। और जब वो फेक निकला तो वो समझ जाएंगे ये ट्रैप है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है माया। एग्जैक्टली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तभी उन लोगों ने जानबूझकर इन्हें यहाँ पर कोर्टयार्ड मैरिट बुलाया था। अब प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम का सिर्फ यही सलूशन है कि थोड़े टाइम के लिए उनका सर्वर शट डाउन हो और उतने ही कम टाइम में हम वहाँ पर इन लोगों का मार्कशीट्स वगैरह चीज़ें करके किसी की भी मार्कशीट हम ले लेंगे या किसी की भी जो मेडिकल की डिग्री है वो हम लेकर उसमें इन दोनों की फ़ोटोज़ चिपका सकें। बस हम यही काम कर सकते हैं और वो काम करने के लिए सिर्फ हमारे पास 5 to 10 मिनट्स होंगे। और 10 मिनट्स ही बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट्स तक ही सर्वर सिर्फ शट डाउन हो सकता है। तो नंदिता कैसे करेगी? नंदिता सिर्फ सर्वर शट डाउन कर सकती है, पर नंदिता को शट डाउन करते टाइम हमें दूसरा हैकर की ज़रूरत पड़ेगी जो उस चीज़ को अपलोड कर सके। तो हैकर की ज़रूरत तो पड़ेगी, जेसिका सोचती। हाँ आई नो, एक विशाल करके हैकर है जो मेरा दोस्त है, वो कर सकता है ये काम। अभी मिलेगा? तो कहती है हाँ हाँ मिल जाएगा, मैं रुको उसको कॉल करती हूँ। तो यहाँ पर ना जेसिका विशाल को कॉल करके बोलती है और विशाल वहाँ पे फ़ोन पिकअप करता है। वो बोलता है कि क्या है जेसिका, तुझे मेरी याद आ गई, तूने तो मेरे प्रपोज़ल को भी हटा दिया था। ये स्पीकर पे रहता है। क्यों? तुझे तो मैं पसंद नहीं हूँ ना, अब तुझे मेरे से क्या काम पड़ रहा है? माया बस जेसिका को घूर रही रहती है। जेसिका बोलती साला गलत टाइम पे कुछ भी बोलता है, पागल कहीं का, दिमाग का दही कर रहा है। फिर वो एकदम से बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं है विशाल, लेकिन जब तूने मुझे प्रपोज किया था तब मैं अपने करियर में बढ़ रही थी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे तेरी एक बहुत ज़रूरी हेल्प चाहिए, कैन यू जस्ट हेल्प मी? तो कहता है नहीं मुझे तेरी कोई मदद नहीं करनी है, तू बस मेरे से अपना काम निकलवाती है और कुछ नहीं। अब बात काम निकलवाने की नहीं है, बात एक्चुअल में कुछ और है, तू सुन लेना प्लीज़। तभी जेसिका बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, तभी माया को गुस्सा आता है। मैं बोलती विशाल दिस इज़ माया जायसवाल, द जायसवाल इंडस्ट्रीज ओनर। तो बोलता है ओ हेलो मैम, मैम आपके बारे में कौन नहीं जानता है? आप नहीं जानते हो, ठीक है?
जितना अमाउंट चाहिए मैं आपको दे दूँगी, बट मुझे जो काम चाहिए वो आप मुझे करके दोगे? तो वो कहता है मैम एनीथिंग फॉर यू, ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ भी है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में, तुम्हारा यूपीआई में ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सर चेक करो। तो बोलता है हाँ मैम आ गए हैं, आपने सेंड करे? तो कहती है हाँ, ये इनिशियल अमाउंट है, जो भी तुम्हारा काम होगा वो कुछ दिया जाएगा। तुम्हें मैं कोऑर्डिनेट करवाती हूँ नंदिता से, जो हमारी हैकर हैं। वो तुम्हें कुछ काम है वो समझा देंगी कैसे करना है, क्या करना है, और इमीडिएटली 5 मिनट्स के बीच में करना है। तुम्हारी स्किल्स अगर तुम्हारी चीज़ें दिख रही हैं, अगर मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है तो इन फ्यूचर आई विल कोऑर्डिनेट विथ यू एंड वॉट एवर द मनी यू वांट आई विल पेड फॉर इट, अंडरस्टैंड? बट काम मुझे परफेक्ट चाहिए और तरीके से चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो देन यू हैव टू पे बैक मी दिस ऑल अमाउंट। तो कहते हैं नो नो मैम, मैं आपका काम बहुत अच्छे से कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस जेसिका को बोलिए मुझसे दूर रहें, वो वैसे भी तुमसे दूर ही रहेगी। फिर वो फ़ोन कट कर देती है। तो जेसिका बोलती पागल हो क्या जो पैसे देने के लिए तैयार करते, फ्री में भी काम कर सकता था ना वो, मैं उसे कन्विंस कर लेती। माया उसकी तरफ देखती, किस तरीके से कन्विंस करती? आई लव यू टू बोलकर? हाँ, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और बाय द वे तुम्हारा ये रोमांटिक वेव्स देखने के लिए मैं बैठी नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क, एंड तुम किसी के साथ भी रिलेशन में आओ, आई डोंट इवन केयर, जाओ अभी। फिर ऐसे करके वो नंदिता को बोलती है, नंदिता को भी वो सेम अपना प्लान समझाती है। नंदिता वो प्लान को एग्जीक्यूट करती है और वही वो प्लान एक्चुअली विशाल को समझाती है। विशाल का सिर्फ ये काम रहता है कि जो भी मार्कशीट है वो वहाँ से वो डेटा उसे देगी, उस पर वो फ़ोटोज़ करे और उतनी इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पर अपलोड कर दे। जब जब वो सर्वर को हैक कर रही है, शट डाउन करेगी, उतनी देर में वो वहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट और पैरेलल वे में चल रही रहती है। उतनी देर में यहाँ पे जो जेसिका रहती है उसे काफ़ी गुस्सा आ चुका रहता है माया पे, क्योंकि उसे सीधे कह दिया रहता है कि वो किसी और के साथ भी रिलेशन में आए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब कहीं ना कहीं जेसिका के अंदर भी वो गुस्सापना आ चुका था, उसका भी ईगो हर्ट हो गया था कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तो तुम मुझे हमेशा से अपने से पुश कर रही हो, लेकिन अब मैं एक्चुअल में तुमसे दूरी हो जाऊंगी तब जाके तुम मुझे पुल करोगी। हाँ, तो जेसिका भी यहाँ पे अब बहुत नॉर्मल रिएक्ट करती है। अब उसका दिमाग बहुत गुस्से वाला हो चुका रहता है। ये बोलते हैं ना कि जब किसी से हम मोहब्बत करते हैं, किसी को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, तो उसे कदर नहीं होती है। लेकिन जब हम उससे दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं या उसे हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उस इंसान को उसकी एब्सेंस समझ में आती है, उस इंसान की वैल्यू समझ में आती है, वो खुद आता है। तो जेसिका ने भी अब ये डिसाइड कर लिया था। तो जेसिका यहाँ से चुप हो जाती है। जेसिका यहाँ पर अपने काम में फोकस हो जाती है। फिर ये पूरा चीज़ें अपलोड होने लगती है, वहाँ पर चेक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो मिशन रहता है वो बहुत ज़ोरों शोरों से मतलब अपने पीक पॉइंट पे चल रहा रहता है। दूसरी तरफ जो नंदिता रहती है, अमृता रहती है, वो ऑडिट कर रहे रहते हैं। तो इन्हें ये चीज़ समझ में आता है, जो स्टॉक आया रहता है, स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टॉक आया रहता है। मतलब 10 कुंटल्स अगर स्टॉक आया है तो उसमें से सिर्फ 5 कुंटल यूज़ हुआ है, और 5 कुंटल के बारे में कोई भी एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि हाँ वो यहाँ पे कैंपस में गया है, यहाँ पे ये चेक करने में ये मेडिसिन्स में लगा है, वो मेडिसिन्स में लगा है, वो सारी चीज़ों का हो रहा था। क्योंकि 10 कुंटल्स और आया है, ये सब भी क्रॉस वेरीफाई ऐसे होता है कि गोडाउन में तो 10 कुंटल्स की एंट्री रहती है, जो रिसिट्स होती है, लेकिन जो सिस्टम में गया रहता है वो सिर्फ 5 कुंटल्स की एंट्री होती है। मतलब सिस्टम में सिर्फ वही एंट्रीज हो रही रहती है जिसका एक्चुअल में इनके पास वैलिड वेरीफाई होता है। लेकिन जो 5 कुंटल्स जो गायब हुआ रहता है, मटेरियल या कुछ भी चीज़ आप बोल सकते हो, ड्रग्स या लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में जो भी रहता है वो गायब हुआ, उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही रहती है। ये चीज़ें नंदिता ने और अमृता ने ये फाइंड आउट कर लिया थी। धीरे धीरे वो सारे के सारे सबूतों यहाँ पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत फाइन तरीके से वो पूरे के पूरे कर रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पर जो ये दिमागदार जो लोग होते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जो ये रैकेट चला रहे रहते हैं ड्रग्स का, वो लोग भी ये फाइंड आउट करते हैं कि डॉक्टर वेरीफाइड है कि नहीं।
तो जैसे ही वो सर्वर को करने जाते तब सर्वर शट डाउन दिखता है उनको थोड़ी देर तक। फिर 5 मिनट के बाद वो बोलता है अरे चेक करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कुछ 5 मिनट के गैप से वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग वही लोग हैं और वही पर्सन है। तो ये वेरीफाइड हो जाते हैं। तो कहते हैं कि चलेगा। तो कहता है 200 करोड़ बहुत बड़ी बात है, लगता है इनका बहुत कुछ होगा, अपन को क्या करना है, पीछे के पीछे ये लोग भी वैसे काम करते हैं, अपन को तो सप्लाई से मतलब है, वैसे भी पैसे की वैल्यू होती है और किसी की नहीं। तो वो लोग 4 से 5 लोग होते हैं जो इन चीज़ों के लिए एग्री कर देते हैं। फिर वो वहाँ से इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, किसको, रागिनी और अयान को कोऑर्डिनेट करते हैं। वो वही गेम के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। एक लूडो एक गेम रहता है, उस लूडो के गेम से ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब वो लूडो के गेम खेलते खेलते कोऑर्डिनेट हो रहा रहता है तो उनको रिप्लाई आता है। तो वो रिप्लाई में देखते हुए बोलते हैं कि आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको फॉरेन करेंसी में हमें अमाउंट पूरा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ओके हम कर देंगे, पर हमें ड्रग्स कहाँ से मिलेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, ड्रग्स हम आपको मिलेगा, एक एरिया है जहाँ पर एरिया में हम आपको, तो वो एरिया के बारे में वो बता देते कि इस एरिया में जाके आपको कलेक्ट करना है, पर कलेक्ट करने से पहले पहले पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो वो एक ऐसे ही सुनसान एरिया रहता है, गोडाउन रहता है, जिस गोडाउन में आकर वहाँ बुलाते हैं, जिसमें जो रागनी और अयान जो रहते हैं वो रेडी हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। पीछे से तो मिस्टीरियस गर्ल आती है, क्योंकि माया तो खुद अपने आप को कभी आती, और इस बार मिस्टीरियस गर्ल तो आती है पर उसके साथ जेसिका को भी वो पूरा कवर करके लेकर आती है। अब जेसिका भी जान चुकी थी कि मिस्टीरियस गर्ल और कोई नहीं माया है, तो वो उसका साथ देने के लिए दोनों फेस कवर करके आते हैं। जो हमारी जेसिका का सिर्फ यही काम रहता है कि वो अपने कैमरास ऑन रखेगी, अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगी प्रॉपर तरीके से, लेकिन पकड़ना जो भी कुछ करना है वो और कोई नहीं, वो हमारी मिस्टीरियस गर्ल करेगी, मतलब माया जायसवाल करेगी। और दूसरी तरफ जो हमारी अमृता नंदिता रहती हैं, वो लोग तो दोनों मतलब पूरा का पूरी उनकी जो टीम लगी रहती है वो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए होती है, और कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। रात का टाइम होता है जिसमें जो माया रहती है उसको एक कॉल आता है, वो अमृता का आता है। अमृता उसे बोलती है कि यहाँ पे ना कुछ लोग हैं जो यहाँ पर चीज़ें लेकर जा रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, लाइक सप्लाई किए जा रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ, उनकी फ़ोटोज़ तुम मुझे क्लिक करके भेज सकती हो। तो कहती है फ़ोटोज़ क्लिक करना तो बहुत मुश्किल है, बट मैं तुम्हें ट्रक का नंबर्स वगैरह ये सब भेज सकती हूँ। तो कहती है हाँ हाँ, जो है तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है फ़ोटो क्लिक करके भेज दो। तो वो एक्चुअल में जो पर्सन्स रहते हैं वो 3-4 पर्सन होते हैं, उनने मास्क पहना रहता है, फुल बॉडी कवर होती है, तो वो उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके तो भेजती है, बट वो तो मास्क के साथ ही भेज पाती है। और जो जगह सप्लाई हो रहा रहता है उसका जो टैंकर्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें की फ़ोटोज़ क्लिक करके भेज देती है। सब कुछ अच्छे से मीन्स सेंड हो चुका रहता है। यहाँ पर जैसी जो माया रहती है वो ये चीज़ें रिसीव करती है, वो जेसिका को बोलती है फाइंड आउट करो यहाँ आजू बाजू कहीं पर ऐसे ही लोग दिखेंगे। और यहाँ पर जो रागनी अयान होते हैं ये बहुत डरे हुए रहते हैं, क्योंकि पैसे तो उनके पास इतने होते नहीं हैं, और अगर पैसे नहीं दिए, भाई गोली वोली से उड़ा दिया, तो उनके अंदर बहुत टेंशन रहती है। तभी रागनी कहती है तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो कहते डरूंगा नहीं तो और क्या करूँगा, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है यार, मतलब तुम और माया का ये जो मिशन चलता रहता ना, ये बहुत डेंजरस मिशन होते हैं। हर इस डेंजरस मिशन में मुझे कबाब में हड्डी क्यों बनाया जाता है यार। मैं एक छोटा सा इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा था, क्राइम रिपोर्टर था। जिस दिन जेसिका से टकराया उस दिन से मेरे शनि मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। मैं कभी खुशी नहीं रह पाता हूँ, ना जेसिका रहने देती है ना तुम रहने देती हो। मैंने सोचा था एक छोटी सी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँगा, एक अच्छी गर्लफ्रेंड होगी जिसके साथ अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी पाऊँगा, और मेरी गर्लफ्रेंड निकली वो भी जो खुद को इतने डेंजरस मिशन में खुद कूदती है और मुझे भी कुदा देती है। क्यों रागनी, हम नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकते हैं? तुम मेरे साथ एक अच्छी लाइफ क्यों नहीं जी सकती हो? क्यों तुम्हें ये फालतू के मिशन में पड़ने की पड़ी है? तभी रागनी कहती है स्टॉप इट यार, अयान तुम नॉन स्टॉप होके कितना सब कुछ बोले जा रहे हो। कुछ मिशंस देश की भलाई के लिए होते हैं, तुम्हें पता है ना इससे कितने लोगों का लॉस हो रहा है, और हम कुछ अच्छा काम ही करने जा रहे हैं, तुम्हें हैप्पी होना चाहिए। एंड बाय द वे, अगर हम यहाँ से जिंदा निकल गए, ट्रस्ट मी,
मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रोमांटिक सी डेट होगी, जिस डेट में मैं और तुम हम वेकेशन पे जाएंगे। ओके, पक्का? तो कहता है हाँ पापा पक्का, बस अभी तुम डरना बंद करो, ऐसे डरोगे ना तो लोगों को हम पे शक हो जाएगा। एंड स्वीट हार्ट, आई लव यू, यू नो दैट, सो बी कॉन्फिडेंट। तो कहता है अरे यार नहीं निकल रहा है। तभी रागिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो वहाँ पर खड़े खड़े अयान को किस कर देती है। जैसी अयान को वो किस कर रही रहती है, तो बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, तो जेसिका और यहाँ से माया दूर से देख रहे रहते हैं। तो जेसिका बोलती है लो लुक लुक। तो माया बोलती है अरे यार, कभी भी गलत टाइम पे रोमांस करने को लोगों को क्यों सूझता है। इस टाइम पे ये लोग रोमांस कर रहे हैं जहाँ पर ये सामने के सामने चीज़ें हैं, सब पागल लोग हैं। तो कहते हैं हाँ, क्योंकि जब भी कोई इंसान नर्वस होता है ना, उसे कूल काम करने के लिए किस करके उसे एक बॉडी लैंग्वेज से हम शो करते हैं। वो तुम्हें कैसे पता होगा माया, तुम्हें तो लव करना आता ही नहीं है। तो माया जैसिका की तरफ, तुम्हें बहुत आता है ना, तो तुम करो। तो कहती है ऑफ कोर्स मैं कर लूँगी, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं और ना सीखने की ज़रूरत है। बट बाय द वे, वो उसे सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है यान को। तभी यहाँ से माया चलाती, रागनी किस करना बंद करो और काम पे फोकस करो। तो कहती है हाँ ओके ओके। फिर यहाँ से रागनी किस करती है, बोलती है अयान नाउ यू आर ओके। तो कहती है हाँ आई एम ओके। फिर ये लोग वहाँ पर अपने काम के लिए, रागनी को एक मैसेज आता है और रागनी उस मैसेज को थोड़ा लाउड तरीके से पढ़ती है ताकि वो माया भी सुन सके और जेसिका भी सुन सके। जैसे वो मैसेज पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर एक डस्टबिन बैग है और उस डस्टबिन बैग के जस्ट पीछे एक बैग रखा हुआ है, वहाँ से पूरा अपना कंसाइनमेंट पिकअप कर लो। लेकिन उससे पहले ये भी लिखा रहता है कि हमारी जो मनी है वो ट्रांसफ़र करो। पर जो रागिनी होती है, वो जैसी ये बात जोरों से बोलती है, तभी वहाँ से माया रिप्लाई करती है कि तुम कंसाइनमेंट को कलेक्ट कर लो लेकिन पैसे मत ट्रांसफ़र करो। अगर कंसाइनमेंट को कलेक्ट करने जाओगी तो वो लोग हड़बड़ाहट में आकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तभी हम उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सकते हैं, वरना तो ऐसे पॉसिबल होगा ही नहीं। तो अयान कहता है कि माया मैम आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं, अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो। तभी जेसिका कहती है अयान तू चुप बैठना, फट्टू कब तक बन के रहेगा। वो सही बोल रही है, अगर पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हमें पैसे ट्रांसफ़र करने ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट उठाना है। और कंसाइनमेंट हमें लेकर भी नहीं जाना है, सिंपल सी बात है कि हमें उन चूहों को उनके बिल से निकालना है। जैसे ही वो अपने बिल से निकल जाएंगे हम उन्हें पकड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो माया कहती है जैसा मैंने कहा है रागिनी वैसा करो, यू नो यू आर द ब्रेव। तो रागिनी बोलती है ओके मैम। तो यहाँ से रागिनी आगे जाती है और वो कंसाइनमेंट उठाने पहुँच जाती है, तभी पॉपअप होता है पैसे ट्रांसफ़र करो। तब भी ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं करती और कंसाइनमेंट उठाती है और कंसाइनमेंट को खोल कर देखती है तो उसमें एक्चुअल में सच्ची में ड्रग्स रखे हुए थे। तो वो उठाती है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही रहती है। जैसी वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही रहती है कि वहाँ के 2-3 लोग जो वहाँ पर बैठ के नज़र रख रहे थे वो फटाफट भाग कर आ जाते हैं और पूरे बॉडीगार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। अब वो दोनों को 4 लोगों ने आजू बाजू से घेर लिया रहता है। तभी वो कहते हैं कि पहले पैसे ट्रांसफ़र कर वरना नहीं दूंगा। तो वो कहती है पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो कहते तो कंसाइनमेंट दे। तो जैसी रागिनी के ऊपर हाथापाई होती है तो रागिनी इतनी कैपेबल होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो रागिनी जम के उसे किक मारती है और अयान वहाँ देखते रह जाता है। अयान बोलता है तुम। तो रागिनी बोलती है कि कंसाइनमेंट लेके खड़े हो जाओ अयान, बाकी मुझ पे छोड़ दो। फिर रागिनी के ऊपर 1 या 2 लोग आते हैं मारने के लिए, वो उनको भी मारते हैं। यहाँ से जो माया रहती है वो बोलती है जेसिका तुम यहाँ पर बस यहीं पर रहना, कहीं मत जाना और यहीं से रिकॉर्ड करो, बाकी मैं देख लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो माया रहती है वो मिस्टीरियस गर्ल बनकर जैसी भागते हुए जाती है और वहाँ से दूसरे की गर्दन को पकड़ती है और जम के लात मारती है और लात मार के उन्हें अपने टोस पे बिठाती है। यहाँ पे ये दोनों बहुत स्पीड में फाइट कर रहे रहते हैं। फिर वहाँ से स्पीड में फाइट करते करते वो चारों को धक्का दे देती है और चारों के चारों वो बेहोश हो चुके रहते हैं। तभी रागिनी और माया एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं अब क्या करना है मैम। तो वो कहती कुछ नहीं करना है, ये तो बस शुरुआत है, इतने आसानी से हमें ये कंसाइनमेंट ले जाने यहाँ से दिया नहीं जाएगा और जो यहाँ का ओनर है वो वापस तो ज़रूर आएगा। ये सब तो बॉडीगार्ड्स थे, बट मेन जो पर्सन है वो अभी आएगा ज़रूर। अयान तुम एक काम करो, कंसाइनमेंट लेकर यहाँ से निकलो, रागिनी तुम भी इसके साथ निकलो, वो तुम्हें फॉलो करते हुए ज़रूर आएंगे। माया मैम आप।
तो कहती है मुझे यहाँ माया मैम मत बुलाओ, मिस्ट्रियस गर्ल। तो कहती है हाँ मिस्ट्रियस गर्ल आप यहाँ। तो कहती है चलो यहाँ से। तो ये तीनों वहाँ से जाने की कोशिश करते। उतनी देर में पीछे से एकदम से अटैक होता है रागिनी के ऊपर, और रागिनी को जम के धक्का दिया जाता है। वो एकदम से गिर जाती है। उसे गिरने की वजह से उसको थोड़ा सा शोल्डर में चोट लग जाती है। यहाँ पे मिस्ट्रियस गर्ल एकदम से हाथ पकड़ती है और जम के उसे किक मारती है, और किक मारने के बाद उसे वहाँ पर करती है, और जो उसने नकाब पहना रहता है उस नकाब को निकालने की कोशिश कर रही रहती है। सेम प्रोसेस वही आदमी उस मिस्ट्रियस गर्ल का भी नकाब उतारने की कोशिश करता है, पर मिस्ट्रियस गर्ल एकदम से हाथ में जम के मारती है और उसे धक्का मार के गिरा देती है। ऐसे करके 2 से 3 लोग और आ जाते हैं जिन्होंने सबने नकाब पहना रहता है, और वो आकर कर रहते हैं। यहाँ पे रागिनी भी उठती है और उठ के मारने के लिए स्टार्ट हो जाती है। बहुत जम के फाइटिंग हो रही रहती है, दोनों एक दूसरे को मार रहे रहते हैं। मिस्ट्रियस गर्ल बहुत जम के मारती है और फिर मारने के बाद धक्का दे देती। फिर एकदम से रागिनी क्या बोलती है, इन लोगों को बांध देना चाहिए हमें एक रस्सी से। तो मिस्ट्रियस गर्ल बोलती कि हाँ रस्सी लेकर आते। फिर रस्सी लेकर आते हैं और इन लोगों को ये लोग ऐसे मतलब बहुत मारने पीटने के बाद एक रस्सी से बांध देते हैं और सबका नकाब उतारते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो बंदा रहता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल्स में रहता है, वो बंदा इन्वॉल्व रहता है। मतलब एक हायर अथॉरिटी, आप ये मान सकते हो एक गैजेट ऑफिसर इन सब चीज़ों के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। फिर दूसरा वहाँ का डायरेक्टर्स इन्वॉल्व रहता है, और तीसरा वहाँ का जो रहता है कि सुपरिटेंडेंट जो हर चीज़ को इन्वॉल्व करता है। तीनों के तीनों फेस रिवील होते हैं। यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो फ्राइन रिपोर्टर्स रहती है, वो ये सब चीज़ों को रिपोर्ट कर लेती है, और पूरे के पूरे ड्रग्स को वहाँ पर ये लोग न्यूज़ के थ्रू बना देते हैं। अब जेसिका कहती है कि हम इनको आसानी से एक्सपोज कर सकते हैं, पर मिस्ट्रियस गर्ल कहती है हाँ एक्सपोज कर सकते हैं। हाँ तो तुम जाओ अयान, तुम जेसिका को लेकर जाओ, रागिनी तुम समझ गई। तो रागिनी बोलती है कि नहीं मैम हमें मुझे पता है। तो रागिनी क्या करती है, इसमें से इन तीनों लोगों को अपने साथ एक कार में बिठाती है और अंदर से पूरा टाइट बांध कर उसे भेज देती है। एक ट्रक आता है, ट्रक के अंदर ये लोग भेज देते हैं। सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब रेडी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब जेसिका कहती है कि अब तुम्हारा ये तो प्लान नहीं है कि तुम इनका मर्डर कर दोगी। मिस्ट्रियस गर्ल को पूछती है, तो मिस्ट्रियस गर्ल बोलती है सही समझा है, मैं इन्हें तुम्हारे जुडिशियल सिस्टम पे नहीं भेजूंगी। मुझे इनसे बहुत चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब ये मेरी कस्टडी में रहेंगे। तुम चाहो तो न्यूज़ बना सकती हो, रिवील कर सकती हो, और जो डालना है डाल सकती हो। तुम्हारे न्यूज़ चैनल के लिए भी ये सही है, और ये लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं कि न्यूज़ डालना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अब ये मेरे अंडरग्राउंड रहेंगे। जेसिका उस समय मिस्ट्रियस गर्ल की कोई बातों को काटना पसंद नहीं करती है, और उसका जुडिशियल सिस्टम अलग होता है, और वो ये भी जानती है कि अभी किसी भी चीज़ के लिए रोकना। यहाँ से जो हमारी अमृता और नंदिता रहती है वो भी रिपोर्ट्स लेकर आ जाती हैं। ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ चैनल पे एक रिपोर्ट आती है कि जहाँ पर फ्रॉड हो रहा जा रहा था मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट में, ऑडिट करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ड्रग्स जो सप्लाई इलीगल तरीके से हो रहे रहते हैं। ये न्यूज़ प्लस जो अमृता और नंदिता की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो जेसिका अपने न्यूज़ चैनल पे डालती है, प्लस साथ ही साथ वो इन लोगों को रेड हैंडेड पकड़ते हैं, और जैसे ये पकड़ा जाते हैं ये बताते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग गए हैं, भाग कर वो अपने अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और वो भागने की वीडियो तक माया बनवाती है, उनको बोलती है कि अगर तुम भागे नहीं तो मैं तुम्हें एनकाउंटर यहीं पे कर दूंगी। तो वो भागने की सारी वीडियो से इस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है। जैसे वो पिक्चराइज हो जाता है तभी जेसिका कहती है कि ये लोग फरार हो चुके हैं। इन्हें जब रेड हैंडेड पकड़ा जा रहा था तब ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। कहाँ गए हैं, कहाँ जाकर छुप के बैठे हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता है। पर ये मोस्ट क्रिमिनल्स हैं, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। अगर आपको इसके बारे में कहीं भी पता चले तो आप प्लीज़ हमारे यहाँ के पुलिसों को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए ताकि हम अपने देश को सुरक्षित कर सकें। ऐसी तरीके से जो जेसिका रहती है वो न्यूज़ चला देती है, पर दूसरी तरफ जो माया रहती है
वो इन सब लोगों को रेड हैंडेड पकड़ के अपने गोडाउन पे छुपाती है और वहाँ पर इनको बहुत मारपीट करके सच उगलवाती है। सच उगलवाने के बाद पता चलता है कि इनकी ये सारी हरकतों के ड्यूरेशन में एक बंदे का नाम पता चल जाता है, वो रहता है हमारा जयदेव मिश्रा। जयदेव मिश्रा का नाम जैसे ही माया सुनती है उसका खून खौल उठता है। ऐसा लग रहा था कि ये नाम उसने पहले भी सुना है, और आखिर वो नाम था क्या। जयदेव मिश्रा का जैसी नाम सुनती है तभी माया कहती कि उससे तो मेरा पर्सनल ही एक अलग ही लड़ाई है, वो तो मैं लड़ूंगी ही, पर अभी तुम लोगों को आसानी से छोड़ने वालों में से मैं हूँ नहीं। तुम्हारी इन सारी चीज़ों की वजह से देश कितना बिगड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, जिन्हें चॉकलेट्स कंज्यूम करनी चाहिए, जिन्हें मस्ती मजाक करना चाहिए, वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से जो पुलिस कर्मचारी हैं वो सब कपलेट होते जा रहे हैं, करप्रेट होते जा रहे हैं। तुम्हारी वजह से जो डॉक्टर्स जिनको पूजा जाता है, जिनको ये माना जाता है कि भगवान के बदले अगर कोई दूसरा भगवान है इस धरती पे, वो और कोई नहीं, वो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर ऐसे हैवानियत वाले काम कर रहे हैं। सब तुम लोगों की वजह से, और तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं, चाहे वो इथिकल वे में हो या नॉन इथिकल वे में, क्या फ़र्क पड़ता है तुम लोगों को। पर तुम्हारी इस हरकतों की वजह से 3 लड़कियों की जान चली गई। तभी वहाँ से एक बंदा खड़े होकर बोलता है, हमें क्या पता मैडम, वो ड्रग्स ले रहा था, वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था, वो तो हमें क्या पता, वो गलत तरीके से यूज़ कर रहा है तो उससे हमें क्या पता, हम तो उसे बेच रहे हैं ना। माया हंसते हुए बोलती, वाओ, हम तो बेच रहे हैं क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स बेचना ही इलीगल है। अगर ड्रग्स बेचना लीगल होता तो हर नुक्कड़ एक गली में एक शॉप होती ड्रग्स की जो बिक रहा होता, बट ये इलीगल है। हाँ, गवर्नमेंट ने इसको बैंड करके रखा है, इलीगल बोला गया है, तभी तो ब्लैक में आप लोगों से खरीदा जा रहा है ना। तो आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इसके लिए आप सही हो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, और वो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो ड्रग्स लेकर वो किसी और काम में लगा रहे हैं, तो उससे क्या। आपको पता है कुछ लोग ग्लैमलिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, और उसका जो पैसा आता है ना उससे वो ना बाहर स्मगल करते हैं, और उससे ना बॉम्ब बनते हैं, गन्स बनती है, और टेररिज्म फैलता है। तो गलती किसकी है, उन टेररिस्ट वालों की या जो उसको स्मगल कर रहा है उसकी गलती है। एक्चुअल में ना हमारा बीज ही खराब रहेगा ना तो पेड़ तो खराब पैदा ही होगा। वही वाली बात है, अगर तुम लोग अपनी काम ईमानदारी से निभाओगे, ये सब हरकतें नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं देश में जो करप्शन है वो कम हो जाएगा। बट तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, लेकिन अब तुम जिंदा रहोगे तो पैसे कमाओगे ना। तभी ये बोलकर माया वहाँ से निकल जाती। अमृता बोलती है, हाँ बहुत शौक है ना पैसे कमाने का। अच्छा ये बताओ बैंक अकाउंट में कितने पैसे रखे थे तुमने। तो वो कहते हैं, क्या मतलब है मैम। तो कहते हैं, अरे एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारी जन्म कुंडली सब निकालने के लिए हम बैठे ही हुए हैं। तुम्हें पता नहीं है कि हम लोगों के पास हाई फाई हैकर्स हैं। अच्छा एक मिनट ज़रा तरीके से करते हैं। नंदिता इनके बारे में डिटेल्स निकालो ज़रा। तो कहती है कि मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। इनके 3 बैंक अकाउंट्स हैं और तीनों में अलग अलग थोड़ा थोड़े अमाउंट में पैसे गए। ऊपर से इनके घर में भी बहुत सारा पैसा है जो बरामद हो चुका है, जो पुलिस के हवाले हैं। बट बैंक अकाउंट्स भी बहुत सारे हैं, उन्हें तो सील कर देना चाहिए। हाँ, सील करने से पहले पहले हमारी एनजीओ में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो वहाँ से नंदिता कहती है, जैसी आपकी इच्छा बेबी, व्हाट यू वांट, मैं अभी कर दूँगी। तो कहती ट्रांसफ़र करो, पर मैं करूँगी तो इलीगल एक्टिविटीज़ होगी ना, इन्हें खुद ट्रांसफ़र करना चाहिए। लाओ लाओ, ये खुद ट्रांसफ़र करेंगे, एनजीओ को ये सपोर्ट कर रहे हैं, करिए ट्रांसफ़र। तभी वो कहते हैं, मैं अपने पैसे आपको ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। ओ नहीं करोगे। तभी माया वहाँ से आके बोलती है, नहीं करोगे, ओके फाइन। ये तुम्हारे बीवी बच्चे हैं ना, उसके बाहर देखो, ये वीडियोस तुम्हारे घर की है ना, अगर बाय चांस सिलेंडर फटा और घर में ब्लास्ट हो गया तो हो सकता है ना। क्यों अमृता, हो सकता है ना, क्यों नंदिता। अच्छा रागनी, क्या स्टेटस है, हो सकता है क्या बम ब्लास्ट। तो कहते हैं, मैम आप बस बोलो बम ब्लास्ट हो जाएगा, और सिलेंडर फटने की वजह से इनके बच्चों की डेथ हो सकती है।
आप 2 मिनट में बोलो, अयान बताओ, जेसिका बताओ, इन सबके घरों के बाहर तुम तनात से बैठे हो। 3 लोग रहते हो, तीनों के घर के बाहर रहती है। पहली जगह जेसिका जाके खड़ी रहती है, यहाँ पर अयान खड़ा रहता है, वहाँ पे नंदिता खड़ी रहती है। तीनों वीडियोस दिख रही रहती है और तीनों के सामने बैंक अकाउंट का डिटेल्स रहती है और वो एनजीओ में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इलीगल तरीके से जो पैसे कमाए थे उन्हें सही जगह पे ट्रांसफ़र करना तो बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ से जो हमारी नंदिता बस बोल देती है कि अगर आपने नहीं किया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, मैंने सेशन आउट हो जाएगा, जल्दी से अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालिए और अपने मोबाइल में जो OTP आई है वो डालिए और ये डाल दीजिए, वरना आपके बच्चे चले गए तो फिर इन पैसों का क्या करोगे। सब के सब डर के मारे वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर जो नंदिता बोलती कि पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो यहाँ पे माया सबको फ़ोन करके बोलती कि उनके बीवी बच्चों को छोड़ दो और सब वापस आ जाओ। ये बोलकर ये लोग यहाँ से चले जाते, तभी वो कहते अरे हमें तो छोड़ दो। तभी माया कहती है मैंने कहा था मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़ूंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी। एंड बाय द वे यू डोंट डिजर्व टू लीव इट। अभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जिस तरीके से तुमने लोगों को तड़पाया है ना, वो अभी स्टार्ट होगी चीज़ें। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। माया उन्हें मारती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जयदेव मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो इन तीनों से निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए वो उन्हें मारती नहीं है, उल्टा उन्हें एक तय खाने में कैद करती है और उन्हें हर बार थोड़ा ना थोड़ा सा टॉर्चर करती है, क्योंकि तड़प के मरो जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, उससे देश तड़प रहा है। एक छोटा सा बच्चा, 15 साल के बच्चों को अगर ड्रग्स की एडिक्ट लगा रहे हो, अगर उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा है तो वो अपने बाप को मार रहा है पैसे के लिए, माँ को मार रहा है, वो एक क्रिमिनल की स्टेज पे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स तुम लोग सप्लाई कर रहे हो। इस वजह से जो माया होती है उन्हें तड़पाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जब माया ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हद तक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, न्यूज़ थोड़ा शांत हो जाता है, 1 वीक ऐसे ही बीत जाता है, तब माया अपने काम पे जाती है। तो वो जयदेव मिश्रा के बारे में डिटेल्स निकालना स्टार्ट करती है। उसे अब ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि जयदेव मिश्रा कौन है और क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने भी ये नाम सुना था। अब जयदेव मिश्रा कौन है, इसके बारे में माया फाइंड आउट करना चाहती हैं। जेसिका भी माया की हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या, अब कुछ जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।